उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का प्रचार राजनीतिक दल बड़े जोर शोर से कर रहे हैं। हालांकि अभी चुनाव प्रचार वर्चुअल तरीके से हो रहा है, क्योंकि कोरोना के कारण चुनाव आयोग ने अभी रैलियों को इजाजत नहीं दी है। चुनाव आयोग के नियम के अनुसार डोर टू डोर कैंपेन 10 लोगों के साथ नेता कर सकते हैं, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव प्रचार में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। यादव परिवार की 2 बहुएं अब विपरीत दिशा में जाते नजर आ रही हैं, तो वहीं चाचा भी इस बार पहले की तरह सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि डिंपल यादव और अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की 2 बहुएं हैं। डिंपल मुलायम सिंह यादव के बड़े बेटे अखिलेश यादव की पत्नी हैं, तो वहीं अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के दूसरे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी हैं। अपर्णा यादव ने हाल ही में बीजेपी की सदस्यता ले ली थी और बीजेपी के लिए वोट मांग रही हैं। तो वहीं डिंपल यादव फिलहाल शांत हैं और अभी तक चुनाव प्रचार के लिए मैदान में नहीं आई हैं। डिंपल यादव से अलग अपर्णा यादव की बात करें तो वो बीजेपी के लिए प्रचार कर रही हैं और वोट मांग रही हैं। हाल ही में अपर्णा यादव ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। अब खबर ये भी है कि अपर्णा यादव लखनऊ कैंट से बीजेपी की संभावित उम्मीदवार हो सकती हैं। अपर्णा यादव बीजेपी की मीटिंग में भी हिस्सा ले रही हैं और मोहल्लों में भी जाकर बीजेपी के लिए वोट मांग रही हैं। सोशल मीडिया पर भी अपर्णा यादव सक्रिय हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अपर्णा यादव ने मुलायम सिंह यादव से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया था और सोशल मीडिया पोस्ट भी काफी वायरल हुआ था। लखनऊ और इसी के साथ आसपास के जिलों में बीजेपी अपर्णा यादव को चुनाव प्रचार में भी उतार सकती है। मुलायम सिंह यादव की दोनों बहुएं राजनीति में हैं, लेकिन दोनों की दिशा फिलहाल अलग नजर आ रही है। चलिए, तो इसी पर चर्चा की शुरुआत हम कर लेते हैं। हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से मौजूद हैं और कुछ देर में हमारे साथ गौतम राणा सागर जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से भी मौजूद रहेंगे। चलिए, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम राणा सागर जी भी हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का इनबी न्यूज पर। सबसे पहले राणा साहब मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। फिलहाल 2 बहुएं हैं यादव परिवार की और सपा की, वो दोनों ही कहीं ना कहीं अलग दिशा में नजर आ रही हैं। अब अपर्णा यादव जो है वो बीजेपी के लिए जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रही हैं, हम देख रहे हैं सड़कों पर वो उतर रही हैं। आखिर जनता में, समाज में मैसेज क्या जाएगा? अब पहली बात तो ये है, अपर्णा यादव का मैसेज अभी समाज गंभीरता से लेने की स्थिति में नहीं है। उनके मैसेज देने न देने का कोई औचित्य नहीं बनता है। हाँ, इस समय इन दिनों बीजेपी के जो बड़े बड़े तोपची थे, उनकी तोपें बेकार हो रही हैं। तो नए चेहरों को ला करके वो सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देश और खास तौर से उत्तर प्रदेश के लोग इस समय इतने जागरूक हो गए हैं, उन्हें ये चाहते हैं कि जो तानाशाही सरकार चल रही है, डेमोक्रेसी में तानाशाही सरकार चल रही है, उस सरकार से निजात मिले। और खास तौर से हमारा देश तो सॉवरेनिटी है, संप्रभु देश है, और जिस तरह से संप्रभुता को एक एक करके खत्म किया जा रहा, लोकतंत्र में लोग सरकार से नाराज होते हैं, तो अब विरोध करने का उनको अधिकार है। परंतु इधर हो क्या रहा कि अगर आप विरोध में सरकार के कोई ऐसे तांडवकारी नीतियों के विरोध में जब उतरते हैं, तो किसी न किसी तरह से साजिशन उस पवित्र आंदोलन को अपवित्र करने की कोशिश की जाती है। तो इसलिए प्रदेश के लोग पूरी तरह से सतर्क हैं और इस तांडव को खत्म करना चाहते हैं, लोकशाही बहाल करना चाहते हैं। ठीक है। जहां तक अपर्णा यादव का प्रश्न है, उनका कोई न असर था, न है, न रहेगा। अगर इतना असरदार होती तो अब तक वो कहीं कोई मुकाम हासिल कर चुकी। लेकिन गौतम राणा जी, अपर्णा यादव जो है वो यादव परिवार की बहू तो है ना, मुलायम सिंह यादव की बहू है ना, उनका चुनावी प्रचार में दूसरी पार्टी के लिए उतरना जनता को ये संदेश देगा सीधे तौर पर कि जब अपने ही आपके परिवार के लोग पार्टी पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो दूसरी जनता कैसे आखिर विश्वास करेगी? वो बायोलॉजिकल बहू है, बहू नहीं है। बायोलॉजिकल बहू और बहू होने में बहुत अंतर है। ये आपका बयान है, ये और ये वाकई बहुत कह सकते हैं कि इस बात पर आपकी इस बात पर कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो सकती है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के लिए उनकी बहू क्या है वो मुलायम सिंह यादव भी जानते हैं और अपर्णा यादव खुद। मैं लौटूंगी आपके पास प्रदीप भटनागर जी। मैं लौटूंगी गौतम जी आपके पास। प्रदीप भटनागर जी।
फिलहाल जिस तरीके से बीजेपी के लिए उन्होंने कहा है, गौतम राणा जी हमारे साथ प्रवक्ता सपा से मौजूद है, वो सबसे पहले तो कह रहे हैं कि अपर्णा यादव और फिलहाल उनका कोई जनाधार नहीं है। अगर होता तो वो अभी तक बहुत अच्छी राजनीति कर रही होती, लेकिन बीजेपी फिलहाल किसी को भी चुनावी प्रचार में उतार रही है। देखिए, अपर्णा जी भारतीय जनता पार्टी में आई, स्वागत है, और एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखती हैं। मगर अगर हम राजनीतिक परिवार की बात करें ना, तो अखिलेश जी ने कभी उन्हें अपना परिवार समझा ही नहीं, और ये बड़ी विडम्बना रही। और जो जग ने देखा, हमने देखा, पूरे जग ने देखा, मीडिया ने दिखाया है। देखिए, आज अपर्णा जी को मुलायम सिंह जी का आशीर्वाद है, और एक मुलायम सिंह जी वो मुखिया है सूबे के जिन्होंने मुख्यमंत्री अखिलेश जी को ही बनाया। एक विषय बड़ा गंभीर है, और आज जो है आदरणीय मुलायम सिंह जी को ही अखिलेश जी ने किनार कर दिया। अगर मुलायम सिंह जी को लगता कि अर्पणा जी को अगर बीजेपी में सम्मान मिलेगा नहीं, तो वो कोई गलती नहीं होने देते। हमारे यहाँ आए हैं और एक बड़े राजनीतिक परिवार से हम तो अभिनंदन स्वागत करते हैं, और हमारी स्टार प्रचारक अगर उन्हें बनाया गया है, ये अच्छी बात है। ये भारतीय जनता पार्टी कला और खूबी है कि रोड पे अमित शाह जैसे हमारे दिग्गज नेता और अर्पणा यादव जैसी हमारे भारतीय जनता पार्टी को नेता मिली है एक बड़े परिवार से, तो और वो सड़क पे आके घर घर जाके भारतीय जनता पार्टी में वोट मांगने का प्रचार का काम करे। ये एक सरलता, और ये दिखता है कि भाजपा है, परिवार पार्टी नहीं है, ये सामाजिक पार्टी है, ये समाज को चलाने वाली पार्टी है। अभी बहुत लोग ये बोलते रहते हैं तानाशाह तानाशाह तानाशाह, और हमने इनकी तानाशाही देखी 5 वर्ष। अपनी तानाशाही के बारे में नहीं बताएंगे, जातिगत कितनी राजनीति करी उसके बारे में नहीं बताएंगे। ये तो उत्तर प्रदेश की जनता बता सकती है कि तानाशाही क्या रही, बिजली माफिया कौन रहे, सड़क और रोड माफिया कौन रहे, सब कुछ पता है। ये कोई अच्छी बात नहीं है, और मैं इन विषयों में जाना नहीं चाहता। चुनाव का टाइम है, और चुनाव में प्रचार की जरूरत है हर पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व से लेके और छोटे कार्यकर्ता, वार्ड कार्यकर्ता से लेके और ऊपर तक सारे इस समय रोड पे है, और अपने मत को और अपने अधिकार को मांगने के लिए जनता के बीच में और वो कार्य कर रहे हैं। अगर अखिलेश जी भी हमारी तरह, उनका परिवार भी निकले कार्यकर्ता में सरल और सहज बन के घर घर जाए मांगने, अगर इतना आप दावा करते हैं जीतने का, तो जनता के बीच में तो आइए ना। हवाई राजनीति में क्या रखा है? देखिए, कहते हैं लाल टोपी मेरे पास और लाल रंग का मेरे पास वो है पोटली अनाज की। ये वो लोग हैं जिन्होंने शामली के अंदर लाठीचार्ज करी, ये वो लोग हैं संभल के अंदर मारा किसानों को, ये वो लोग हैं, और उनसे गठबंधन कर रखा है जिन्होंने गोली तक चलाई। बड़ी कटनी करनी, बड़ा फर्क है इन चीजों को लेकर। मगर साहब, उनका तो चलिए गठबंधन है, आपकी तो पार्टी में ही ऐसा नेता है जो किसानों को रोंद कर निकल जाते हैं, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गौतम राणा जी, देखिए, मैं लौटूंगी आपके पास भटनागर साहब। प्रदेश पूरी तरह से इस बात के लिए सतर्क है कि फंडामेंटल राइट किस तरह से लोगों के वायलेट किए जा रहे हैं, और किस तरह से लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में अगर किसान के खिलाफ, किसान के इनके खिलाफ कोई कानून बना है, उसका विरोध दर्ज करने का उसे अधिकार है। लेकिन अगर कोई केंद्र में केंद्रीय गृह मंत्री, राज्य गृह मंत्री हो, और वो बार बार धमकी दे रहा हो, फिर अपने बेटे से प्रोत्साहित करके या प्रोवोकेट करके उसे किसानों के ऊपर चढ़ा दिया जाए, तो इसे अगर तानाशाही नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? यह लोकतंत्र के किस पैमाने पे आता है? ये लोकतंत्र को अगर लोकतंत्र को अगर उसको पूरी तरह से मापने की कोशिश की जाए तो ये कौन सा पैमाना है? तो यह प्रदेश से मुक्ति का समय है। प्रदेश के लोग पूरी तरह से समझ गए हैं कि किस तरह से तांडव हुआ है, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे किस तरह से लोगों का उत्पीड़न किया गया है। और जो लोग लोकतंत्र के लिए काम कर रहे थे, लोकतंत्र में विश्वास कर रहे थे, उनको क्रश करने की कोशिश की गई है। और जो लोग इनके समर्थक हैं और लोकतंत्र के विरोध में सारी चीजें करते हैं, वह किस तरह से संरक्षित किए गए हैं, ये भी बड़ा प्रश्न है। जब अपराध की बात की जाती है, आज तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं रहा होगा कि जिस व्यक्ति के ऊपर मुकदमे हो वो खुद अपने मुकदमे वापस लेता हो। यह तो कानून को भी धता बताने की प्रक्रिया है।
कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह धता बताने की प्रक्रिया है। दूसरे वापस लिए हैं, ये इतिहास है, लेकिन जो व्यक्ति अपराधी है उसने खुद अपने अपराध को वापस लिया, तो ये बड़ा चिंतनीय विषय है। ये तो प्रश्न खड़ा करता है और पूरी तरह से सरकार को ही नहीं, सरकार के चार चलित चेहरे सबको कटघरे में खड़ा करते हैं। तो प्रदेश मुक्ति चाहती है और इस समय 2022 में प्रदेश ऐसे तांडवकारी सरकार से निश्चित तौर पे मुक्त होगी जो धर्म संप्रदाय और खास तौर से इवेंट मैनेजमेंट करती। और आज भी कहते इतने हमने जो है मेडिकल कॉलेज खोल दिए, वो इवेंट है। उत्तर प्रदेश की धरती पे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, व्हाट बीइंग हैपेंड हियर, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। गौतम राणा जी, आपने बीजेपी पर तो आरोप लगा दिए, लेकिन बात जो मेरी थी उस पर वो सवाल मैं एक बार आपसे फिर से दोहराना चाहूंगी। इसका जवाब, आपने जो बातें कही उसका जवाब मैं भटनागर साहब से लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, फिलहाल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की दो बहुएं हैं, दोनों अलग दिशा में चल रही है। अपर्णा यादव बीजेपी के लिए प्रचार कर रही हैं और अखिलेश यादव की जो पत्नी है वो तो अभी तक उतरी ही नहीं है चुनावी मैदान में, स्टार प्रचारक उनको बनाया गया है। दोनों ही बहुएं इस तरीके से जब रवैया रखेगी पार्टी के लिए, तो आखिर जनता में संदेश जो जाएगा वो तो वाजिब सी बात है, जनता में सही संदेश नहीं जाएगा। और दूसरी बात ये कि मुलायम सिंह यादव के लिए उनकी बहू अपर्णा यादव क्या है, वो उनके सोशल मीडिया पोस्ट से ही नजर आता है। अपर्णा यादव ने खुद कहा था कि बेशक वो बीजेपी में जा रही है, लेकिन बहू वो समाजवादी पार्टी की रहेगी, यादव परिवार की रहेंगी। देखिए, वो संबंध अगर कोई जुड़े हैं तो संबंध अलग है। इसीलिए हमने कहा कि क्या अपर्णा यादव कभी भी समाजवादी पार्टी की कोई पदाधिकारी रही, समाजवादी पार्टी के झंडे के तले कभी उन्होंने चुनाव लड़ा, या समाजवादी आंदोलन में कभी उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया, या समाजवादी पार्टी से चुनाव ही लड़ करके नहीं, बल्कि ये कहना कि समाजवादी की बहू हूँ, यह गलत है। हाँ, ये आपने कहा कि मुलायम सिंह यादव जी की बहू हैं, अब कैसे बहू हैं वो अलग प्रश्न है, लेकिन समाजवादी की नहीं हो सकती। बहू होना और समाजवादी होना दोनों अलग चीजें हैं। ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में व्यक्ति अपने विचारों से समाजवादी होता है, केवल परिवार से जुड़ने से समाजवादी नहीं हो पाता। ठीक है, भटनागर साहब आपकी बातों में कुछ कहना चाह रहे हैं। भटनागर साहब, दिल्ली कैंप से टिकट उठा के जबरदस्ती दे देगी अगर परिवारवाद भी था तो? आप जो बता रहे हैं कुछ कार्यकर्ता नहीं रहे, एक पार्टी ऐसी रही 2017 से पहले की कि प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मुलायम सिंह जी, राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव जी, राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव जी, और प्रदेश के अध्यक्ष कौन? अखिलेश यादव जी। आप ये देखिए क्या रणनीतिक, क्या सिस्टम पार्टी का, सारे पद अपने घर में। अब आइए, जो अभी अपर्णा यादव जी की बात कर रही हैं, लखनऊ कैंट से चुनाव किसने लड़वाया? जब वो कार्यकर्ता नहीं थी समाजवादी पार्टी की, तो वोट किसने लड़वाया? समाजवादी पार्टी की टिकट दी, जहाँ से वो हार गई। पार्टी को आप क्या बोल रहे हैं? आपको यही नहीं पता अपने विषय में, आप क्या बात रख रहे हैं? पहली चीज, ये भारतीय जनता पार्टी की सरलता और सहजता है। ये भारतीय जनता पार्टी परिवार है, इस परिवार के मुखिया ने उन्हें स्टार प्रचारक बनाया और संपूर्ण प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने स्वीकार किया। ये एक सरलता है संगठन और भाजपा कार्यकर्ताओं की, और यही चीजें आपको भी सीखनी चाहिए भाजपा में। एक परिवार अगर सब चीजें होंगी तो ये सच दूसरी तरफ गौतम राणा जी, आपका बयान जो है, गौतम राणा जी आपका बयान जो है, जिस तरीके से बीजेपी से भटनागर साहब ने अभी कुछ देर पहले आरोप लगाया था कि पार्टी में परिवारवाद तो उन्होंने कह ही दिया है, लेकिन पार्टी में जो कलह देखने को मिल रही है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि आप खुद ही अपनी पार्टी के लिए जब इस तरीके से बातें करेंगे तो बाकी जनता के बाद में ही सोच लें। नहीं, प्रश्न ये है, वो कलह पैदा करना चाहते होंगे, ठीक है, वो कलह पैदा करने की कोशिश करें, और कोशिशें बहुत उन्होंने की है, अभी तक नहीं कर पाए। जिनका काम ही नफरत फैलाना है तो उनसे कभी सद्भाव की उम्मीद करना बेकार है। ठीक है, बीजेपी का काम नफरत फैलाना है, भटनागर साहब ये कह रहे हैं गौतम राणा जी। इससे पहले उन्होंने जिस तरीके से दंगों का भी, मैं लौटूंगी राणा साहब आपके पास, मैं लौटूंगी आपके पास उसी तमाम बातों पर। भटनागर साहब, भारतीय जनता पार्टी का काम है नफरत फैलाना, भारतीय जनता पार्टी का काम है दंगा कराना, तो भैया भारतीय जनता पार्टी के राज्य में दंगा नहीं हो रहा।
हाँ, शांति है, लॉ एंड ऑर्डर है, तो आप भारतीय जनता पार्टी के क्यों आप चुनाव लड़ क्यों रहे हैं? आप जब दंगे का डर भारतीय जनता पार्टी रहता है तो उसे सरकार में डाल दीजिए, अखिलेश जी को बोलिए शांति से बैठ जाएंगी जब दंगा ही नहीं हो रहा प्रदेश में। बड़ा कहना आसान है हर चीज के बारे में, मुंह उठाया हर चीज रख दी। आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी दंगा कराती है, भाई 5 वर्ष में कहाँ दंगा हो गया उत्तर प्रदेश में? और आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दंगा कराती है तो आप क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? प्रदेश के अंदर शांति चाहते हैं हम भी और आप भी, तो क्यों ना भाजपा की सरकार बनवाए? आपके एलिगेशनों पे कोई निराधार कोई चीजें ऐसी नहीं है। आप वक्तव्य क्या दे रहे हो तो आप यही नहीं समझ पा रहे। चलिए ठीक, देखिए मैं थोड़ा सा बताऊं, चुनाव की सरगर्मियों को देखिए कि आपने अगर आपको जनता ने प्रदेश की नकार दिया आपकी करनी पे, गुंडागर्दी पे, माफिया में, और आपने क्या किया? क्या आजम खान के बेटे कौन से अध्यक्ष रहे? क्या रहे समाजवादी पार्टी में जो आपने उन्हें विधायक बना दिया और फिर विधायक बनाने जा रहे? अंसारी का परिवार क्या रहा समाजवादी पार्टी में? टिकट दे दिया आपने। बहुत से नाम है जो वांटेड है। आपने साहिबाबाद विधानसभा से जिससे 40 केस हैं, 302 360 का मुकदमा चल रहा है, अपहरण का मुकदमा है, आपने उसे प्रत्याशी बना रखा है तो लोटा समाजवादी पार्टी का। ये तो आप ही करनी कसनी है। तो आप कहीं तो भाग लीजिए, आप भाग नहीं पाएंगे। आप समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता अगर 0 सन्नाटा पे ना लाके खड़ी कर दे तो बात नहीं। यार बता रहा हूँ चीज के बारे में, आज भी आपको प्रदेश के हित में सोचना पड़ेगा और प्रदेश की जनता का उनकी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के नब्ज आपको नजदीक तक जाना पड़ेगा। आप अपनी राजनीति को सोच कीजिए, आप एक दल हैं और उत्तर प्रदेश की जनता आपसे भी बड़ी उम्मीद करती है और करीबी 17 से पहले भी कि आप कुछ करेंगे। ठीक है गौतम राणा जी, आपकी बातों में कुछ कहना चाह रहे हैं भटनागर साहब? आपके सवालों का जवाब गौतम राणा जी। नहीं, अब प्रश्न ये है कि यही तो कह रहे हैं हम कि इन्हें समझ में खुद नहीं आती, लेकिन ये दूसरे पे आरोप लगाते हैं कि नहीं समझ में आती कि जहां तक दंगों की बात है, दंगे क्या होता है? केवल हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई हो जाए तब दंगे होते हैं? वहां बेटियों को जिंदा जला दिया जाए और प्रशासन खड़ा होकर के रात में उसकी लाशें जला दे, बलात्कार की रोज शिकायत घटनाएं हो रही हों और इनके माननीय लोगों को सरकार का संरक्षण हो, इसको दंगा नहीं कहते? दंगा की कौन सी परिभाषा होती? केवल हिंदू और मुस्लिम में हो तब वो दंगा होता है? ये महादंगा होता है। आपकी पार्टी के मुखिया तो ये कहते हैं बच्चे गलती कर देते हैं। आपके पार्टी के मुखिया संस्थापक कहते हैं ये बच्चे तो गलती कर देते हैं। उससे क्या कहेंगे आप? थोड़ा बता दीजिए। इसलिए पूर्व गृह राज्य मंत्री बलात्कार करेंगे और बेटी के ऊपर जिसके साथ बलात्कार हुआ हो उसके खिलाफ FIR होगी, वो जेल जाएगी, SIT उसके खिलाफ जांच करेगी और ये होटल जैसे 5 स्टार होटल जैसे हॉस्पिटल में आराम फरमाएंगे। आपके कुलदीप सेंगर को सब संरक्षण देंगे कि जो बेटी बलात्कार के शिकार हुई है, पीड़ित है, वो उसका पूरा परिवार साफ हो जा रहा है। इससे बड़ा दंगा कौन सा होता है भाई? भटनागर साहब जी, देखिए इन्होंने जो कुलदीप सेंगर की बात करी है, आज विधानसभा में देख सकते हैं कि किसको टिकट दी किसको नहीं दी गई है। ये भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण है, चाहे परिवार का हो या खुद कुलदीप सेंगर हो। जब पार्टी से डिस्काउंट कर दिया तो कर दिया। आप हर बार कुलदीप सेंगर की बात करते हैं। कभी मैंने अभी आपसे कहा आपके मुखिया तो कैसे बच्चे गलती कर देते हैं और उसी बलात्कारी से मिलने जाते हैं जेल में, सीतापुर जेल में, तो आप क्या बोलेंगे उस पर? समस्या सबसे बड़ी ये है कि आप प्रदेश के हित के बारे में कुलदीप सेंगर को आप दे दिए होते, वो आपकी सदा सहता नहीं है। वो माननीय कोर्ट का निर्णय रहा है, उसे अपराधी घोषित किया गया, बलात्कारी घोषित किया गया। न्यायालय को मानते हैं ना, ये मजबूरी है। आप न्यायालय में विश्वास करते हैं, ये सदा सहता भटनागर साहब वैसे ये बात तो सही है ना। उत्तराखंड में भी तो एक बलात्कार का जो आरोपी है उसी को बीजेपी ने टिकट दे रखा है। मुस्कान जी, मैं तो कहने जा रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ कि आप जो हैं मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, क्या ये कानून में या कोर्ट में विश्वास रखते हैं? अगर रखते हैं तो हाँ करें अभी, और अगर रखते हैं तो कुलदीप सेंगर को कानून के तहत सजा मिली,
ये और जो आप जो बात कर रहे हैं लखीमपुर की बात कर रहे हैं सर, सुनिए समस्या तो यही है, समस्या यही है कि आप बोल तो देते हो, ये पता नहीं होता। आप अगर आप बात करें लखीमपुर की घटना की, तो देखिए जब न्यायालय ने अपना काम किया, जब न्यायालय का डंडा गृह राज्य मंत्री जी पे कसा जाएगा तो वो भी सामने आएगा। मगर आप लोग उदाहरण तो देते हैं बड़ा अटपटे, ना तथ्य पूरे नहीं रखते आप लोग। समस्या सबसे बड़ी है, न्यायालय पे अगर विश्वास है तो न्यायालय को काम करने दीजिए। ये एलिगेशन वगैरह लगाइए, बिल्कुल लगाइए, अच्छी बात है, मगर न्यायालय भी विश्वास रखिए। मुस्कान जी भटनागर जी को रोकिए, हमने स्वामी चिन्मयानंद की बात की है, अभी अजय मिश्रा टेनी की बात नहीं की हमने। चलिए उनकी लगा लीजिए। आज कहाँ है वो? आज अगर न्यायालय में मामला गया तो कहाँ है वो? आज चिन्मयानंद जी कहाँ है? आज थोड़ा बता दीजिए। आज न्यायालय में अगर न्यायालय में माननीय न्यायालय में अगर ये चीजें गई है तो कहाँ है वो? संरक्षण कौन दे रहा था? सरकार में संरक्षण कौन उस बलात्कारी को संरक्षण देकर के एसआईटी से कह करके जो बलात्कार की पीड़ित लड़की थी उसके खिलाफ एफआईआर कराई गई, उसको जेल भेजा गया। आप किस दुनिया में हैं? और उस एक अपराधी व्यक्ति ने जो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठा था और अपने 35 मुकदमे वापस ले रहा हो, दुनिया में कोई ऐसी नजीर नहीं होगी कि जो अपराधी वो अपने लगाए किसने वापस ले सके। भूल गए हैं गौतम राणा जी, मुझे लगता है, मैं आ रही हूँ भटनागर साहब। गौतम राणा जी, शायद आप भी ये बात भूल गए हैं कि अभी जो सपा की लिस्ट है, फिलहाल की जो सूची, ये तो चलिए पिछली बात रखी, इस बात की जो सूची है उसमें भी तो कितने बदमाशों को दिया हुआ है ना टिकट। आपके तो एक प्रत्याशी को नामांकन करने जाते हैं और पुलिस उठा कर ले जाती है। नहीं तो आजकल पुलिस किन तरीकों से काम कर रही है कि किसी से छुपा नहीं है मुस्कान जी। पुलिस के गतिविधियां क्या है, कब किसको उठा ले, किसके खिलाफ एफआईआर हो जाए, यह बात किसी से छुपी है क्या? लेकिन वो बातें भी तो नहीं छुपी है ना कि आपके प्रत्याशी के खिलाफ क्या क्या आरोप तय थे। मुस्कान जी सुनिए, 153 प्रत्याशियों की सूची जो जारी जी, जरा पूछिए कि आजम खान जेल जो गए हुए हैं किस केस में गए, बता दीजिए। अगर न्यायालय में विश्वास है तो, और न्यायालय ने उनको जेल भेजा है। मुर्गी माफिया वो कितने इल्जाम बताऊं? मुर्गी चोरी के केस में गए हैं। आजम खान जैसा व्यक्ति मुर्गी चोरी करेगा, यही तो हमारा स्थिति है, यही तो बात कर रहे हैं। खान की भी भैंस मिल जाती तो कैसे ढूंढवाई थी? 24 घंटे के अंदर भैंस मिल जाती है, नगर मुजरिम नहीं मिलता था। आज उत्तर प्रदेश की पुलिस आज जो कानून व्यवस्था को काम करने के लिए काम कर रही है, और जो उन्हें जो कानून के दायरे में पुलिस को काम करना चाहिए, अधिकार को अपने को देख के आज उस पुलिस अधिकार अपने को पूर्ण करके काम कर रही है, तो आज परेशानी विषय नहीं है। आज इनकी दादागिरी नहीं चली पुलिस पे, आज इनको जो है 4 सिक्योरिटी गार्ड गनर नहीं मिल रहे, क्योंकि पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में एक मामूली सा ब्लॉक प्रमुख भी 4 गनर लेके चलता था। इन्होंने पुलिस का तो वो मुखौल उठा रखा था, अभी कानून व्यवस्था की बात करते हैं। ठीक है, फिलहाल कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में किस तरीके की है वो भी जनता देख रही है, और पिछले की सरकारों में भी जनता ने कानून व्यवस्था को देखा। समीकरण फिलहाल बदल रहे हैं, अब देखना होगा विधानसभा चुनावों में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, जनता किस पर अपना विश्वास जाती है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। समय इतनी ही इजाजत देता है।